वेलकम टू राहुल किड्स ट्यूटोरियल। और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कक्षा 6 का विज्ञान का बुक। और आज हम इसका चैप्टर 1 पढ़ेंगे, भोजन, फूड। तो चलिए आज आगे हम लोग पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि भोजन विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होते हैं। कुछ भोज्य पदार्थ पौधों से तथा कुछ जंतु स्रोतों से प्राप्त होते हैं। कुछ भोज्य पदार्थ पौधों से तथा कुछ जंतु स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ऐसे जंतु जो केवल पौधे एवं उसके उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं। शाकाहारी किसे कहते हैं? ऐसे जंतु जो केवल पौधे एवं उससे उत्पाद यानी पौधा और उससे उत्पाद होने वाले भोजन को ही खाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। चलिए आगे। ऐसे जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे कि शेर कभी भी साग सब्जी नहीं खाएगा, शेर किसी दूसरे जंतुओं को ही अपना आहार बनाते हैं, तो वो उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। वैसे जंतु जो पौधे एवं जंतु दोनों को भोजन के रूप में खाते हैं। वैसे जंतु जो पौधे एवं जंतु दोनों को ही भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी किसे कहते हैं? जो जंतु और पौधों दोनों को ही खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। यानी मनुष्य हम लोग सर्वाहारी में आते हैं। चलिए आगे जाते हैं। विभिन्न स्थानों के पौधों या खान पान में विविधता है, पर ऐसे भोजन सामान्य परिस्थितियों में ही हमें खाने का अवसर मिलता है। कुछ ही परिस्थिति में ही हमें खाने का अवसर मिलता है। पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। यानी हमारा जो देश है भारत, इसमें अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार का खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। दक्षिण भारत का जैसे डोसा फेमस है, इडली सांभर प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत के लिए डोसा, इडली और सांभर प्रसिद्ध है। तो गुजरात का ढोकला, वहीं झारखंड में धुसका। झारखंड में क्या चलता है? धुसका, छिलका रोटी, पीठा, मंडुआ रोटी प्रसिद्ध है। झारखंड के लिए क्या क्या प्रसिद्ध है? धुसका, छिलका रोटी, पीठा, मंडुआ रोटी प्रसिद्ध है। ये भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक? अब एक क्वेश्चन आ जाता है, हमारे मन में भी एक सवाल आता होगा कि ये भोजन हमारे लिए इतने आवश्यक क्यों होते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। भोजन जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यानी इससे तात्पर्य है कि हम दैनिक जीवन में जो कुछ भी कार्य करते हैं उसके साथ में एक एनर्जी लगता है, एक एनर्जी से करते हैं, तो उसके लिए हमें भोजन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। जो भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और वो ऊर्जा हमें हमारा दैनिक कार्य करने में मदद करता है। क्या हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता है? आवश्यकता के कुछ विशेष कारण हैं। क्या हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता के कुछ विशेष कारण हैं? स्वादिष्ट भोजन करना भी हमें अच्छा लगता है। कई अवसरों पर पकवान भी बनाए जाते हैं। जैसे कोई फेस्टिवल हुआ तो उसमें पकवान भी बनाए जाते हैं। भोजन की इस विविधता के पीछे भोजन के आवश्यक घटक हैं जिन्हें पोषक कहते हैं। पोषक किसे कहते हैं? भोजन की यहाँ से कई अवसरों पर पकवान भी बनाए जाते हैं, तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। तो भोजन की इस विविधता के पीछे भोजन के आवश्यक घटक हैं जिन्हें पोषक कहते हैं। ठीक है, तो पोषक कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य पोषक तत्व। अब पोषक क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। मुख्य पोषक तत्व। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन पाए जाते हैं देखते हैं अभी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण। ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन में इसे पूछा जाता है, इसलिए आपको इसे ठीक से याद करना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश एवं जल भी शामिल है, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। भोजन के मुख्य पोषक तत्व क्या क्या हैं? आपको ये जो डायग्राम बना हुआ है इसको आप लोगों को मन में याद रखना है
कि भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन होते हैं। आप लोगों को याद रखना है, पहला क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा क्या होता है प्रोटीन, तीसरा क्या होता है वसा, चौथा क्या होता है विटामिन, और पांचवा लास्ट क्या होता है खनिज लवण। भोजन के मुख्य पोषक तत्व। आइए परीक्षणों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि किन खाद्य पदार्थों में कौन सा एक या दो से अधिक पोषक तत्व उपस्थित है। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, क्रियाकलाप 1। सामग्री इसमें चाहिए आप लोगों को आलू के टुकड़े। ये कार्यकलाप है, यानी इसे आप करने के लिए प्रैक्टिकल है, जिसको प्रैक्टिकल कहा जाता है। तो प्रैक्टिकल करने के लिए दे रहा है। इसमें क्या क्यों किया जा रहा है प्रैक्टिकल? कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण के लिए, यानी कार्बोहाइड्रेट का जांच करेगा। तो उसके लिए हमें सामग्री चाहिए आलू के टुकड़े, आयोडीन का घोल। क्या क्या चाहिए? आलू का टुकड़ा और आयोडीन का घोल। तो देखिए क्रियाविधि इसका क्या क्या है। एक प्लेट में आलू के छोटे टुकड़े लीजिए। अब इसमें आयोडीन घोल की कुछ बूंदें डालिए, कुछ बूंदें बोल रहा है डालने के लिए। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन मिला दीजिए। टिंचर आयोडीन को मिलाने के लिए बोल रहा है। अवलोकन, अब आपको वहाँ पे कुछ देखने के लिए बोल रहा है। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ? इसके रंग में, इसका जो कलर हुआ, उसको परख नली में टिंचर से आयोडीन का बूंद मिलाने पर क्या उसमें कोई परिवर्तन हुआ? तो खाद्य पदार्थ का रंग नीला और कुछ समय बाद काला हो जाता है। तो ये क्या दर्शाता है? खाद्य पदार्थ का रंग नीला और कुछ समय बाद काला होना मंड, स्टार्च, जिसको बोला जाता है स्टार्च की उपस्थिति दर्शाता है। यानी कि वहाँ पे मंड है, जो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। यानी कार्बोहाइड्रेट का ही रूप क्या है? मंड है, स्टार्च है, जो वो वहाँ पे दर्शाता है। और घरेलू परीक्षण, अब घरेलू में हम लोग उसको कैसे परीक्षण कर सकते हैं? वो तो हुआ क्रियाकलाप। अब यहाँ पे मतलब वो हो गया कहीं पे प्रैक्टिकल के तौर पर वो हुआ। अब घरेलू में आप चाहते हैं कि हम घर में उसको करें, तो उसके लिए क्या चाहिए? पके हुए चावल के मांड में यदि आप आयोडीन युक्त नमक थोड़ी मात्रा में छिड़केंगे तो मांड के रंग में भी परिवर्तन दिखाई देगा। तो क्या होता है? मांड के परिवर्तन में भी दिखाई देता है। और अब हम लोग इसमें प्रोटीन का परीक्षण करेंगे। क्रियाकलाप 2, प्रैक्टिकल 2। इसमें आप लोगों को चाहिए, इसमें हम पहले कर क्या रहे हैं? प्रोटीन का परीक्षण कर रहे हैं। यानी कि इसमें देखेंगे कि प्रोटीन कैसे मिलेगा हमें। अब यानी प्रोटीन को हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए आप लोगों को पहले चाहिए दाल का चूर्ण, कॉपर सल्फेट का घोल और कास्टिक सोडा, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। तो उसका कास्टिक सोडा का घोल, परखनली और ड्रॉपर चाहिए। तो अब इसका क्रियाविधि क्या है? वर्किंग, एक परखनली में दाल का लगभग 5 ग्राम चूर्ण डालने बोल रहा है। एक परखनली लीजिए और उसमें दाल का लगभग 5 ग्राम चूर्ण डालिए। अब इसमें कॉपर सल्फेट की कुछ बूंदें एवं कास्टिक सोडा की 10 बूंदें डालने बोल रहा है। अब परखनली को अच्छी तरह से हिलाइए। परखनली को हिलाना है। अब परखनली को अच्छी तरह हिलाइए। 5 मिनट वेट करने बोल रहा है। 5 मिनट प्रतीक्षा करें। और 100 मिलीलीटर पानी में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से कॉपर सल्फेट का घोल बन जाता है। 100 मिलीलीटर पानी में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से कॉपर सल्फेट का घोल बन जाता है। अवलोकन करने के लिए दिया है। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ? आपने जो प्रैक्टिकल किया तो उसमें क्या इसके कलर में कुछ चेंजिंग हुआ? तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी होना, यानी कोई भी जो वहाँ जो खाद्य पदार्थ का जो था, जो दाल का चूर्ण था, यानी उसमें बैंगनी कलर का हो जाता है। बैंगनी होना प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी दाल का जो कलर हो गया वो बैंगनी कलर का हो गया। वो क्या दर्शा रहा है? प्रोटीन की उपस्थिति वहाँ पे दर्शा रहा है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। उसमें भी देखिए, उसमें भी क्या होता है, जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। यहाँ पे दिया हुआ जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण हम करना चाह रहे हैं या करेंगे उससे, तो यदि वह ठोस है
तो पहले उसका पेस्ट बनाना है अथवा उसको पहले चूर्ण में बदलना है, उसके बाद ही उसका कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्रियाकलाप 3, वसा का परीक्षण। और वसा का परीक्षण में हम लोग चल रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए सामग्री में मूंगफली के दाने, मूंगफली के दानों के टुकड़े, ठीक है, सफ़ेद कागज़ चाहिए। मूंगफली के दानों के टुकड़े के स्थान पर स्थानीय तौर पर उपलब्ध सुरगुजा, अरंडी, महुआ के बीज का भी उपयोग कर सकते हैं। यानी कि मूंगफली का दाना वहाँ पे नहीं भी रहेगा तो उस पर हम सुरगुजा, अरंडी, महुआ के बीज का भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। चलिए, एक सफ़ेद कागज़ को मोड़कर उनके बीच मूंगफली के दानों के टुकड़े को रखिए और अंगूठे की मदद से उसे दबाइए। अंगूठे की मदद से उसको दबाने के लिए बोल रहा है। अवलोकन, कागज़ को खोलकर ध्यान से देखिए, इस पर क्या दिखाई पड़ता है और उसको लिखिए। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा का उपस्थिति दर्शाता है। यानी उसको जो हम अरंडी का तेल या फिर मूंगफली का जो दाना था उसको हम जो दबाए तो उसमें हल्का हल्का कागज़ पे तेल का धब्बा जैसा दिखता है। यानी वो क्या दर्शाता है कि इसमें वसा है, खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर को रुक्षांश, रेशों एवं जल की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूँ, दाल, आलू, फल, सब्जियां जो आदि। जल हमारे शरीर से भोजन को पचाने अथवा अपशिष्ट पदार्थों अथवा मूत्र एवं पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। जल को हम दूध, चाय आदि के रूप में तो लेते ही हैं। नारियल, तरबूज, खीरा जैसे इस सब से हम लोगों को जल की प्राप्ति होती है। अब जल का परीक्षण किया जा रहा है। हम लोग अब क्या करेंगे, जल का परीक्षण। क्रियाकलाप 4, फल भी पानी के स्रोत होते हैं। फल भी पानी के स्रोत होते हैं। एक टमाटर को लेकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए। टमाटर को लेना है और उसे, जैसे सब्जी बनाता है ना उस टाइम में छोटा छोटा टुकड़ा पीस करना पड़ जाता है, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे बोला है कि टमाटर को लीजिए और उसे छोटा छोटा टुकड़ों में बांटिए। क्या आपके हाथ गीले होते हैं? आपके हाथ गीले होते हैं? हाँ, गीले होते हैं। ऐसे कौन कौन से फल या सब्जी हैं जिनको काटने या छीलने और मसलने से पानी की उपस्थिति का अनुभव होता है? यानी आप जो सब्जी काटते हैं तो उससे आपके हाथ में नमी, पानी का अनुभव कौन कौन से फलों या सब्जियों से होता है? तो ऐसे फलों या सब्जियों का सूची बनाने के लिए बोला जा रहा है। कटे टमाटर से हाथ गीला होना, यहाँ पे कटे टमाटर से हाथ क्या हो रहा है, गीला हो रहा है। उपयुक्त परीक्षण के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को लेकर विभिन्न पोषकों या तत्वों की उपस्थिति की जांच कर सकते हैं। ओके, आइए निम्नलिखित सारणी से इसे जानने का प्रयास करते हैं। एक सारणी बना दिया गया है, उससे जांच कर सकते हैं हम लोग किस चीज़ का जांच करेंगे, मंड, प्रोटीन और वसा का। खाद्य पदार्थों का परीक्षाकरण, विभिन्न खाद्य पदार्थों का परीक्षाकरण, अलग अलग खाद्य पदार्थ का परीक्षण कर रहा है। खाद्य पदार्थ हमारे हैं कच्चा आलू, दाल, मूंगफली ईटीसी, और इसमें हम लोग खोज कर रहे हैं मंड, प्रोटीन और वसा का। कच्चा आलू में पाया जाता है मंड, दाल में पाया जाता है प्रोटीन, मूंगफली में पाया जाता है वसा, और सूखा नारियल में क्या पाया जाता है, जो भी पाया जाता है तो उसके बारे में लिखना आ गया कि आप प्रैक्टिकल में जो भी रिजल्ट आएगा तो उससे आप लोग लिख सकते हैं इसे। इसके अतिरिक्त विटामिन तथा खनिज लवण भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इसकी अल्पतम मात्रा को ही, इसकी बहुत ही कम मात्रा होती है। और यहाँ पे अब बोला जा रहा है, आप बताइए, यदि हमारे भोजन में प्रोटीन युक्त पदार्थ लंबे समय तक नहीं रहे तो क्या हो सकता है? यदि हमारे शरीर में प्रोटीन युक्त पदार्थ लंबे समय तक नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है? और एक दूसरा क्वेश्चन है, रुक्षांश किन भोजन पदार्थों में पाए जाते हैं? पहले यहाँ पे देखिए, यदि हमारे भोजन में प्रोटीन युक्त पदार्थ लंबे समय तक नहीं रहे तो क्या हो सकता है? तो हमें बहुत वीकनेस फील होगा, हमें कमजोरी लगेगा। इसलिए बोला जाता है कि फल हुआ, सब्जी हुआ
और तरह तरह के हमें सब्जी खाना चाहिए, फल खाना चाहिए, विटामिन लेना चाहिए, अलग अलग प्रकार का भोजन सब करते रहना चाहिए। एक फोटो के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया है कि कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन पदार्थों से मिलती है। यहाँ पे है गन्ना है, तरबूज है और कुछ फल सब हैं। इससे हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। और नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे है मूंग है, मटर है और दाल सब है। दाल से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे मछली है, पनीर है, अंडा है, दूध है, मांस है। तो इससे हम लोगों को क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वसा के बारे में। वसा किस में पाया जाता है? सूर्यमुखी का तेल में पाया जाता है, सरसों का तेल में पाया जाता है, नारियल का तेल में पाया जाता है और सोयाबीन का तेल में पाया जाता है वसा। और वसा इसमें भी पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है, क्रीम में पाया जाता है, दूध, मक्खन, घी, मछली, मांस मछली में पाया जाता है, वसा पाया जाता है। पोषक तत्व एवं उनके कार्य। पोषक तत्व क्या होते हैं और पोषक तत्व जो हैं वो और उनके क्या क्या कार्य होते हैं उनके बारे में जानेंगे अभी। ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करते हैं? पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या क्या कार्य करते हैं? फर्स्ट में होते हैं कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा वो क्या होते हैं? ऊर्जा देने वाले भोजन, ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट एवं वसा जो होते हैं ऊर्जा देने वाला भोजन, ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। और प्रोटीन क्या करते हैं हमारे लिए? प्रोटीन का कार्य है शरीरवर्धक भोजन या टूटे फूटे अंगों के मरम्मत में सहायता करने। यानी हमारा शरीर का जो अंग, कुछ कुछ अंग जो टूट फूट जाता है तो उसको मदद करने में प्रोटीन हमारा मदद करता है, उसको जोड़ने में प्रोटीन हमारा मदद करता है। विटामिन एवं खनिज लवण। विटामिन एवं खनिज लवण का क्या काम होता है? स्वस्थ रखने में सहायक करता है और रोग से लड़ने में सहायक करता है। विटामिन एवं खनिज लवण हमको हम सबको स्वस्थ रखने में सहायता करता है और रोग से लड़ने में सहायता करता है। रुक्षांश, रेशा। रेशा जो होता है उसका क्या कार्य होता है? बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। रुक्षांश रेशा जो होता है वो बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। शरीर को आवश्यकता होती है जल। अच्छा, जल की आवश्यकता क्यों होती है? पोषकों को अवशोषित करने के में सहायता मिलता है जल से। आइए इन पोषक तत्वों की पहचान करने का प्रयास करें। अब पोषक तत्वों का हम लोग पहचान करने का प्रयास करेंगे। सारणी 1.3 में विटामिन के प्रकार, कार्य एवं अभावजन्य रोग व्याधियाँ दिया हुआ है। यानी विटामिन, कौन से विटामिन से क्या होता है, उसका क्या कार्य होता है, उससे कौन रोग होता है, इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो विटामिन ए। विटामिन ए से क्या होता है, उसका कार्य क्या है? पहले त्वचा एवं आँखों को स्वस्थ रखना। विटामिन ए से हम लोगों का त्वचा एवं आँख स्वस्थ रहता है। और इसके अभाव से, यदि विटामिन ए हम लोगों को नहीं मिला ठीक से, तो इसके अभाव से हम लोगों को दृष्टिहीनता, क्षीणता या रतौंधी हो सकता है। यानी बहुत ही कम दिखाई देने लगेगा, धीरे धीरे दिखाई नहीं देने लगेगा। इसके कमी से हम लोगों को दृष्टिहीनता का बीमारी हो सकता है। अब विटामिन बी के बारे में जानेंगे। विटामिन बी का B1 क्या है? हृदय एवं परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी क्या करता है? हृदय एवं परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखता है और इसके अभाव से हम लोगों को बेरी नामक बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट है विटामिन सी। रोगों से लड़ने में सहायता करता है। विटामिन सी क्या होता है? रोगों से लड़ने में सहायता करता है और इसके अभाव से स्कर्वी हो सकती है, स्कर्वी नामक घातक बीमारी हो सकती है। विटामिन डी। अब विटामिन डी से क्या होता है, इसका कार्य क्या है? हड्डियों एवं दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है। विटामिन डी क्या करता है? हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है और इसके अभाव से हमें रिकेटस का बीमारी हो सकता है, रिकेटस हो सकती है। विटामिन ई। विटामिन ई अब क्या है? त्वचा एवं प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ई का कार्य है हमारा त्वचा एवं प्रजनन अंग को हेल्थ रखना, यानी स्वस्थ रखना और इसके अभाव से त्वचा एवं प्रजनन को प्रभावित करता है। इसके अभाव से त्वचा
त्वचा एवं प्रजनन को प्रभावित कर सकता है। विटामिन के, अब विटामिन के का क्या कार्य है? रक्त को थक्का जमने में सहायता करना, रक्त को थक्का जमने में सहायता करता है। और इसके अभाव से यदि विटामिन के हम लोगों को सही समय पे नहीं मिला तो इसकी कमी से रक्त नहीं जमेगा हमारे शरीर में, जिससे हमें बीमारी भी हो सकती है, जिसके कारण से हमारी मौत भी हो सकती है। इसलिए विटामिन के भी, सारा विटामिन जरूरी है, ना कि सिर्फ विटामिन के है जरूरी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसमें कुछ विटामिन के स्रोत दिए हुए हैं, आप इसे देख सकते हैं। ये सारा चीज़ हमें विटामिन का स्रोत है, सबको खाते पीते रहना चाहिए, जिससे हमारा भी स्वास्थ्य, हमारा भी हेल्थ सही रहेगा। और नेक्स्ट हम चलते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हमारे शरीर की वृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना आवश्यक है। आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। हमारे क्या है, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य, गुड हेल्थ को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में, यानी हमारे खाने पीने में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में आवश्यक होना चाहिए। यानी हम लोगों को सारे अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीक़ों का, अलग अलग फल खाएंगे, अलग अलग सब्जी लेंगे, अलग अलग मतलब सब कुछ खाना चाहिए। ऐसा नहीं, बहुत ऐसा लड़का लोग होता है या बहुत ऐसा आदमी सब होता है जो कोई बोलता है कि हम सब्जी नहीं खाते, आलू का सब्जी नहीं खाता है, कोई बोलता है हम गोभी का सब्जी नहीं खाता है। नहीं, सब कुछ खाना चाहिए, जिससे हमारा हेल्थ जो है परफेक्ट बना हुआ रहे। इसको बोलते हैं संतुलित आहार। साथ ही इनमें पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। आहार की संतुलित आहार क्या होता है? तो साथ ही इसमें पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश तथा जल भी होता है, और इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार हम लोग कहते हैं। संतुलित आहार हमें लेना चाहिए। आहार की आवश्यकता उम्र के अनुसार बदलती भी रहती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि बच्चे एवं बड़े व्यक्तियों के भोजन में अंतर होता है? यानी छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसके भोजन, और जो बड़े व्यक्ति होते हैं उसके भोजन में अंतर होते हैं, डिफरेंस होते हैं। तो क्या शरीर कार्यों के आधार पर भी संतुलित आहार निर्भर करता है? हाँ, आपने देखा होगा अक्सर कि छोटा बच्चा थोड़ा कम खाता है और बड़ा बच्चा सब क्या करता है, ज़्यादा खाता है। बड़ा बच्चा नहीं, जो हमारे पापा होते हैं या अंकल लोग के एज के होते हैं, वो लोग ज़्यादा खाते हैं। क्यों? उन लोग जो होते हैं, वो लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ ऑफिस वाला वर्क करते हैं या इधर उधर कोई मतलब ज़्यादा काम करते हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और ज़्यादा एनर्जी के लिए उन लोगों को ज़्यादा खाना चाहिए। क्या एक किसान और एक ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति का आहार में अंतर होना चाहिए? यहाँ पे बोला जा रहा है क्या एक किसान और एक ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति का आहार में अंतर होना चाहिए? चर्चा करें। ये आप लोगों को चर्चा करने के लिए दिया जा रहा है। ऑफिस वाले वर्क तो मतलब ऑफिस वाले जो लोग ऑफिस जाते हैं वो लोग तो बैठ के लगभग थोड़ा कुछ काम कर लेते हैं, और जो किसान होता है, जो हमेशा अपने शरीर के बदौलत जो वर्क करता है, अपना खेत में बहुत सारा वर्क करता है, तो उन लोगों को, किसान को ज़्यादा भोजन चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आइए अब एक भोजन पिरामिड बनाते हैं और बताइए हम क्या क्या खाते हैं। एक भोजन का पिरामिड बनाया जा रहा है और उसमें बताया जा रहा है, आप लोगों से बोला जा रहा है कि हम लोग इसमें से क्या क्या खाते हैं। अपने उत्तर को इस प्रकार लिखिए कि आहारों का निम्न रूप से वर्गीकरण हो सके। बन गया भोजन का भोजन का पिरामिड बन गया, भोजन पिरामिड बना है। इधर है दूध दही, इधर है तेल घी मक्खन, मछली अंडा, सब्जी फल, रोटी चावल, यानी जो जो जैसे खाते हैं वो अपना बता सकते हैं कि हम दही खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, हम चावल खाते हैं, तेल खाते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि रंग बिरंगे भोजन होता है। बताइए कि तिरंगे में कौन कौन से रंग हैं? तिरंगे में कौन कौन से रंग होते हैं? तो तिरंगे में रंग होते हैं पहला केसरिया, फिर होता है वाइट, फिर होता है ग्रीन। केसरिया होता है, सफ़ेद होता है और हरा होता है। तो अब
तीनों रंगों से मिलते जुलते रंगों के खाद्य सामग्रियों की सूची बनाइए। अब यहाँ पे केसरिया है, सफ़ेद है और हरा है। इससे यहाँ पे बोला जा रहा है कि खाद्य सामग्रियों की सूची बनाइए। अब तीनों रंगों से मिलते जुलते, तो देखिए यहाँ पे केसरिया तथा लाल रंगों की खाद्य सामग्री में क्या आते हैं? टमाटर आते हैं, गाजर आते हैं, सेब आते हैं, ठीक है। और सफ़ेद रंगों की खाद्य सामग्री में क्या आता है? चावल आते हैं, दूध आते हैं, आलू आते हैं और अंडा आते हैं, साथ में पनीर भी आता है। अब हरे रंग की खाद्य सामग्री, अब हरे रंग की खाद्य सामग्री में क्या हुआ? मटर है, कद्दू है, नेनुआ होता है, पालक होता है, परवल होता है, बहुत सारा फल है हरा में। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हमारे भोजन में प्रतिदिन रंग बिरंगे खाद्य पदार्थों का मिश्रण होना चाहिए। हमारे भोजन में प्रतिदिन रंग बिरंगे खाद्य पदार्थों का मिश्रण होना चाहिए। यानी आज आलू बना तो कल गोभी बनेगा, कल गोभी बना तो फिर पालक बनेगा परसों, ऐसे होना चाहिए, ना कि बस एक ही चीज़ चलते रहना चाहिए। तो मिश्रण होना चाहिए, ये संतुलित आहार है। हमारे भोजन के प्रतिदिन रंग बिरंग के खाद्य पदार्थ का मिश्रण होना चाहिए, ये क्या है? मिश्रण होना चाहिए। इसको क्या कहेंगे हम लोग? ये संतुलित आहार कहलाएगा, जो स्वास्थ्य, विकास एवं शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों के लिए अति आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट, पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचाने के लिए कुछ सावधानियां। यानी पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचाने के लिए कुछ सावधानियां दिया हुआ है। छिलका उतार कर सब्जियों एवं फलों को धोने पर उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। यानी छिलका उतार कर सब्जियों और फलों को धोने पर उसके कुछ विटामिन जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त सब्जियों को काटने से पहले अच्छी तरह से धो लें। यानी काटने के बाद में धोने का नहीं है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले धो लें, बाद में आप लोग काटें। इससे इसका सब्जी का कुछ विटामिन जो होता है वो सब नष्ट ना होगा। चावल एवं दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन एवं खनिज लवण भी नष्ट हो जाते हैं। भोजन पकाने में अधिक जल का उपयोग और बाद में उसे फेंक देने से भी कई प्रोटीन एवं खनिज लवणों की हानि होती है, इन्हें भी जानिए। लो सोडियम सॉल्ट आजकल बाज़ारों में उपलब्ध है। इनका भोजन में उपयुक्त उच्च रक्तचाप वाले रोगियों के लिए होता है। यानी नमक का उपयोग जो है भोजन में उपयुक्त उच्च रक्तचाप वाले रोगियों के लिए लाभदायक है। जो यानी नमक खाने से ब्लड प्रेशर वालों के लिए अच्छा रहेगा। अब बताइए, भोजन को किस प्रकार उचित तरीकों से पकाना चाहिए और क्यों? इसका आंसर हो जाएगा भोजन को किस प्रकार उचित तरीकों से पकाना चाहिए और क्यों। नेक्स्ट है, हमें अपने आहार में फल एवं कच्ची सब्जियों को भी शामिल करना चाहिए, क्यों? हमें अपने आहार में फल एवं कच्ची सब्जियों को इसलिए शामिल करना चाहिए क्योंकि इससे हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा, इससे हमारा शरीर का भी विकास होगा। और अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, जंक फूड या फास्ट फूड क्या होता है? जंक फूड या फास्ट फूड आजकल मेले, बाजार आदि में चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर आदि मिलते हैं, जिन्हें हम चाव से खाते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे फास्ट फूड के नाम से जाना जाता है। परंतु क्या यह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? लेकिन क्या यह हमारे हेल्थ के लिए क्या यह यूज़फुल है, लाभदायक है? आइए देखें इसका आइए देखें कितना नमक है फास्ट फूड में। फास्ट फूड चित्रानुसार फोटो के अनुसार इसमें दर्शाया गया नमक की मात्रा कितना है। चाउमीन में 1.7 ग्राम नमक की मात्रा। ब्रेड चॉप में 0.5 ग्राम। पिज़्ज़ा में 1 से लेके 1.20 ग्राम। पाव भाजी में 0.6 ग्राम। बर्गर में 1 ग्राम। अधिक नमक के सेवन से उच्च रक्तचाप की बीमारी हो सकती है, यानी उच्च ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। इसलिए नमक कम खाना चाहिए, डॉक्टर भी सलाह देते हैं नमक खाना कम है। लोग नेक्स्ट चलते हैं,
सन 1.4 में क्या है, खनिज लवण के स्रोत, हमारे खनिज लवण के स्रोत। खनिज लवण के स्रोत क्या क्या है देखेंगे अभी। आयोडीन के स्रोत, फास्फोरस के स्रोत, लोह के स्रोत, कैल्शियम के स्रोत। हमारा फर्स्ट आता है मछली। मछली लोह के स्रोत, हाँ। मछली में आयोडीन का स्रोत पाया जाता है, केकड़ा में, आयोडाइड नमक में, अदरक समुद्री उत्पाद में। और फास्फोरस का स्रोत पाया जाता है केला, दूध, मिर्ची, फ्रेंच बीन, बादाम में। लोह का स्रोत पाया जाता है पालक, सेब, मंडुआ, साबुत अनाज, यकृत में पाया जाता है। और कैल्शियम का स्रोत पाया जाता है दूध में, अंडा में, मूली में, शलगम में और केला में। जैसे कि आयोडीन का स्रोत हम लोगों को मिलेगा हरी सब्जियों में, मछली में, घी में, अदरक में, केकड़ा में पाया जाता है। और फास्फोरस पाया जाता है दूध में, केला में। और लोह पाया जाता है हम लोगों का हरा सब्जी में, फल में, मांस में। और कैल्शियम का स्रोत हम लोगों को मिलेगा दूध से, अंडा से हम लोगों को कैल्शियम का स्रोत मिलेगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, आइए अब बताइए। आजकल बाजार की मांग को पूरी करने के लिए केला, आम आदि फलों को जिसको कार्बाइड बोला जाता है, रासायनिक पदार्थ से पकाया जाता है। यानी कच्चा जो हमारा जो फल जो भी फल हुआ तो उसको कार्बाइड से पकाया जाता है। क्या इस तरह के पके फल स्वास्थ्य के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इसमें कितनों भी खाएंगे ना तो उसमें कुछ मात्रा तक वो सब रह ही जाता है, अच्छा नहीं होता है। इसको होता है ज़बरदस्ती पकाना और उसको खाना। तो ये तो हमारे मतलब हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो इसे जो पका हुआ जो होता है पेड़ से जो पका हुआ होता है उसे ही खाएं, अन्यथा कार्बाइड से पका हुआ फल फूल को नहीं खाना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ बोला जा रहा है आप लोगों को, झारखंड राज्य के साग सब्जी के पोषक तत्वों एवं औषधि उपयोग वाले पौधों की सूची बनाइए। यानी झारखंड राज्य के साग सब्जी के पोषक तत्व एवं औषधि उपयोग वाले पौधों के नाम बनाने के लिए बोला जा रहा है। आपने भोजन में पोषक तत्वों का शरीर के लिए महत्व जान लिया है। अब बताइए कि इनमें से कोई पोषक तत्व शरीर को ना मिले या कम मात्रा में मिले तो क्या होगा। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपने भोजन के पोषक तत्वों का शरीर के लिए महत्व जान लिया, और अब आप ये बताइए कि इनमें से कोई भी पोषक तत्व शरीर को ना मिले या फिर कम मात्रा में मिले तो क्या होगा। कम मात्रा में मिलेगा तो हमारा शरीर खराब हो सकता है, हमारा विकास नहीं होगा, हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, कुपोषण कहा जाता है। को आप लोगों को पूछा जाएगा कि कुपोषण किसे कहते हैं, तो आप लोगों को वहाँ पे जवाब देना है। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, कुपोषण कहा जाता है। तो यहाँ पे कुपोषण का कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। यहाँ पे ए नंबर है सूखा रोग से ग्रसित रोगी, और बी नंबर वाला है क्वासियोरकर रोग से पीड़ित बच्चा। एक बच्चा है जो क्वासियोरकर रोग से पीड़ित हो गया है। ये सारे रोग जो होते हैं कुपोषण के ही कारण होते हैं। अब सूखा रोग क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है। कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है, शरीर दुबला पतला हो जाता है और पसली की हड्डियाँ दिखाई देने लगती है। और जब पसली की हड्डियाँ सब दिखाई देने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, सूखा रोग कहा जाता है उसको। अब क्वासियोरकर क्या होता है, क्वासियोरकर रोग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। यदि भोजन में प्रोटीन कम हो तो बच्चे में वृद्धि रुक जाती है। यदि भोजन जो हम बच्चे को क्या भोजन दे रहे हैं उसमें यदि प्रोटीन की मात्रा कम होती है तो बच्चा का वृद्धि होना यानी बच्चा का बड़ा होना वो रुक जाता है एवं पेट फूलने लगता है, पेट फूल जाता है। इसको क्या बोलते हैं, क्वासी
योरकर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है रतौंधी। रतौंधी क्या होता है? अब हम लोग जानेंगे रतौंधी के बारे में। रतौंधी क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखाई देने लगता है, यानी विटामिन ए की कमी से हम लोगों को रात में कम दिखाई देने लगता है, तो वो किसका संकेत है? रतौंधी का। तो अब हम लोग देखेंगे घेंघा रोग क्या होता है। घेंघा रोग, घेंघा रोग का एक फोटो बनाया गया है। इसमें घेंघा रोग से पीड़ित स्त्री, एक स्त्री है, वो घेंघा रोग से पीड़ित है। तो आयोडीन की कमी से गले की ग्रंथि फूल जाती है। आयोडीन की कमी से गले का जो ग्रंथि होता है वो यहाँ पे फूल गया है और फूल जाती है। बच्चे मानसिक विकलांग हो जाते हैं और इससे बच्चे सब जो होते हैं मानसिक विकलांग हो जाते हैं। एनीमिया। अब एनीमिया क्या होता है? एनीमिया रोग, लौह तत्व की कमी से खून की कमी हो जाना, यानी लौह तत्व की कमी से खून में कमी हो जाता है और शरीर कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर शरीर कई रोगों से ग्रस्त हो सकता है। कमज़ोर शरीर कई रोगों से ग्रस्त हो सकता है। अस्थि एवं दंत क्षय। अब हम लोग अस्थि एवं दंत क्षय के बारे में जानेंगे, यानी दांत कैसे सड़ जाता है इसके बारे में जानेंगे। अस्थि एवं दंत क्षय। दंत क्षय, कैल्शियम की कमी से हड्डियां एवं दांत कमज़ोर हो जाते हैं। हमारे शरीर में जब कैल्शियम की कमी होगी तो उस कमी से हड्डियां और दांत क्या होते हैं? कमज़ोर होने लगते हैं। दांत और हड्डियां कमज़ोर होने लगते हैं। नेक्स्ट है पोषक तत्वों की अधिकता। पोषक तत्व यदि हद से ज़्यादा हम लोगों को मिल जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा? जहाँ पोषक तत्वों की कमी से विभिन्न रोग हो जाते हैं वहीं इसकी अधिकता भी हानिकारक हो सकती है, यानी हम लोगों को तब कांस्टेबल होकर चलना होगा, ना ज़्यादा ना कम, बराबर में लेना है। बहुत अधिक वसायुक्त भोजन मोटापे का कारण बनती है और यह समस्त बीमारियों का जड़ है। मोटापा क्या है? समस्त बीमारियों का जड़ होता है। ये है मोटापा का एक फोटो है, दिखाया गया है। और अब अपनी जानकारियों को सारणीबद्ध कीजिए। अपनी जानकारियों को सारणीबद्ध की यहाँ पे बोला जा रहा है करने के लिए। यहाँ पे रोग है, रोग है सूखा रोग। सूखा रोग का लक्षण क्या है? सूखा रोग का लक्षण है दुबला पतला हो जाना, और किसकी कमी से होती है? ये हमें प्रोटीन की कमी से होती है। और क्वासियोरकर का लक्षण होता है बच्चे में वृद्धि रुक जाना और पेट फूल जाना, और इसका ये किस कमी से होती है? ये भी प्रोटीन की कमी से ही होती है। रतौंधी, रतौंधी क्या होती है? इसका लक्षण होता है रात के समय में कम दिखाई देना, और ये विटामिन ए की कमी से होती है। और घेंघा, घेंघा रोग कैसे होता है? ये आयोडीन की कमी से होती है और इससे इसका लक्षण होता है गला फूल जाना। गला का जो होता है ग्रंथि है वो फूल जाना होता है। तो इसे आप लोग लिख सकते हैं। अब दूषित भोजन। अब दूषित भोजन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बाजार की खुली भोज्य सामग्री, दूषित भोजन के कारण और उनसे बचने के उपाय। बाजार में जो कुछ भी मिलता है, कहीं पे देखते हैं ठेला पे कुछ कोई गुपचुप बेचा जा रहा है या फिर कुछ खुली मात्रा में बेचा जाता है, तो वहाँ पे दूषित भोजन का कारण उनसे, और वहाँ पे इतना पोल्यूशन होता है, उतना कचरा इतना गंदा उंदा उसमें पड़ता होगा, पोल्यूशन सब उसमें पड़ता है, तो उसी को हम लोग खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है? तो दूषित भोजन खाने से हमारे कभी कभार तबीयत खराब हो जाता है। तो यहाँ पे दूषित भोजन के कारण उनसे बचने का उपाय, उससे कैसे बचें और उसका क्या कारण है इसके बारे में जानेंगे। बाजार की खुली भोज्य सामग्रियाँ क्यों नहीं खानी चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए? तो चलिए जानते हैं। कुछ खाने से पहले हाथ धोना क्यों ज़रूरी पड़ता है, और खाने के सामानों को ढक कर क्यों रखना चाहिए? खाने के जो सामान होता है उसको ढक के क्यों रखना चाहिए? ठेले में रखे खाद्य सामग्री जलेबी आदि पर आपने मक्खियाँ बैठी देखी होगी। ये मक्खियाँ गंदी जगहों पर भी बैठती है और अपने साथ सूक्ष्म जीवों को लाकर, सूक्ष्म जीव मतलब हो गया छोटे छोटे जीव जिसे हम देख नहीं सकते,
को लाकर खाने के पदार्थों को दूषित कर देता है, यानी खाने का जो पदार्थ होता है उसको गंदा कर देता है। वो दिखेगा तो हम लोगों को नहीं, लेकिन फिर भी गंदा कर देता है। खुली भोज्य सामग्रियों पर धूल भी पड़ती रहती है, खुली सामग्री पर धूल भी पड़ती रहती है। बासी खाना भी खाने योग्य नहीं होता, बासी खाना जो होता है वो भी खाने योग्य नहीं होता है, यह भी दूषित हो जाता है। यदि रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज आदि में ना रखा जाए, यदि उसको फ्रिज में रखा जाता तब तो वो सेफ्टी रहता है, और यदि बाहर में यदि खुली जगह पे उसको रख दें तो वो भी खाने योग्य नहीं रह जाता है। इस पाठ में हमने यह जानने का प्रयास किया कि भोजन पौष्टिक जरूरी है, भले ही विभिन्न क्षेत्रों में भोजन में विविधता हो, परंतु इसमें पोषक तत्वों का वितरण सामान्य होना चाहिए। हमें हर क्षेत्र में आहार का आनंद लेना चाहिए और इसका प्रशंसा करना चाहिए। हमें हर क्षेत्र में भोजन का आहार लेना चाहिए और इसका प्रशंसा करना चाहिए। इन्हें भी जानिए। कुछ यहाँ पे एक महत्वपूर्ण टॉपिक दिया हुआ है, इसके बारे में जानते हैं। इन्हें भी जानिए। विश्व सांस्कृतिक उत्सव में रांची के नामकुम प्रखंड के 2 किसानों खुदीराम मुंडा एवं जूलियस तिग्गा को प्रतिष्ठित श्रेष्ठ कृषि साधक राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार रसायन मुक्त जैविक खेती के उद्योग के लिए प्रदान किया गया है। जैविक खेती के बारे में अपने बड़े बुजुर्गों से पता लगाइए कि वो जैविक खेती क्या होता है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, इसे भी थोड़ा एक बार देख लेते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण। इसके अतिरिक्त रुक्षांश और जल भी भोजन के आवश्यक अंग है। इसके अतिरिक्त जो है रुक्षांश एवं जल भी भोजन के आवश्यक अंग हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा क्या करते हैं? हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि के लिए होती है। और विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। हमारे संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रुक्षांश तथा जल उचित मात्रा में सम्मिलित रहते हैं। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी से विशिष्ट रोग या विकार उत्पन्न हो सकता है। इसलिए हम लोगों को उचित मात्रा में और हर एक प्रकार का भोजन खाना चाहिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे आप लोगों का इसका अभ्यास, क्वेश्चन अभ्यास को लेके आएंगे। तो अब यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप लोग बढ़िया से पढ़िए और समझिए इसको। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो तब तक आप लोगों को जितना पढ़ा दिया उतना तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, याद कीजिए और आगे बढ़ते रहिए।